भारत का नदी तंत्र दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स सिस्टम में से एक है। एक नदी एक प्राकृतिक जलधारा होती है जो भूतल पर निरंतर बहती है और इसका स्रोत ग्लेशियर, झील या वर्षा का पानी हो सकता है। नदी अपने स्रोत से होकर दूसरी नदी, झील या समुद्र में जाकर मिलती है। हर नदी के सफर के दौरान कई छोटी बड़ी सहायक नदियां उसमें मिलती हैं, जिन्हें सहायक नदियां या फिर ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ये ट्रिब्यूटरीज मुख्य नदी के जल प्रवाह को बढ़ाती हैं। जब एक नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो इन शाखाओं को विभाजिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। जैसे गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसके अलावा जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, हुगली और पद्मा। हुगली नदी भारत में बहती है और पद्मा बांग्लादेश की तरफ प्रस्थान करती है। अब ये मुख्य नदी और उसकी सभी सहायक और विभाजिका नदियां, यानी कि उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज एक विस्तृत क्षेत्र में बहती हैं, और जिस भौगोलिक क्षेत्र में ये पूरा प्रवाह होता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। भारत में रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन्स को साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। भारत में 12 मेजर बेसिन्स हैं जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया कवर करते हैं। इसके अलावा 46 मीडियम रिवर बेसिन्स हैं जो 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच का क्षेत्र कवर करते हैं, और जो बेसिन्स 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से छोटे हैं उन्हें माइनर रिवर बेसिन्स कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडस के बेसिन की। इंडस या सिंधु रिवर का उद्गमन कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास होता है। ये रिवर 3,120 किलोमीटर लंबी है और अरेबियन सी में गिरती है। भारत में इंडस लद्दाख से प्रवेश करती है और यहाँ इसका संगम इसकी ट्रिब्यूटरीज ज़ांस्कार और श्योक जैसी नदियों से होता है। और पाकिस्तान में इंडस का झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज से संगम होता है। झेलम का स्रोत कश्मीर की वेरीनाग स्प्रिंग में स्थित है जो पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। ये कश्मीर वैली में वूलर लेक को फीड करती है, जिसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। वहीं चेनाब का उद्गमन होता है हिमाचल प्रदेश की लाहुल वैली से, जहां से ये नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और अखनूर के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, जहां इसका संगम झेलम से होता है। वहीं रावी भी हिमाचल प्रदेश के बाराबंगल से निकलती है और पंजाब के मधोपुर से पाकिस्तान के सराय सिंधु में चेनाब से मिलती है। इस नदी पर फेमस रंजीत सागर बांध भी निर्मित है। आगे चलते हैं ब्यास नदी पर। ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांगला से उद्गमित होती है और पौंग डैम के पास सतलुज से मिलती है। ये रामसार वेटलैंड के तौर पर फेमस महाराणा प्रताप सागर को भी बनाती है। वहीं सतलुज का स्रोत तिब्बत की रक्षस्थल लेक है, जहां से ये नदी शिपकिला पास से भारत में प्रवेश करती है और भाखड़ा नांगल डैम इसी नदी पर स्थित है। देखिए, इंडस बेसिन का एरिया लगभग 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के भीतर इसका ड्रेनेज क्षेत्र 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.8% है। ये बेसिन उत्तर में काराकोरम, पूर्व में हिमालयास और पश्चिम में सुलेमान और कृतिहार रेंज और दक्षिण में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। ये बेसिन भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्रों में स्थित है। इंडस बेसिन के जल संसाधन अच्छी तरह से विकसित किए गए हैं। प्री प्लान पीरियड के दौरान इस बेसिन में कई डाइवर्जन कराए गए, जैसे अपर बाड़ी दोआब कैनाल, सिरहिंद कैनाल, रणबीर कैनाल, ईस्टर्न कैनाल्स और गंग कैनाल का निर्माण हो चुका था। प्लान पीरियड के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जैसे कि भाखड़ा नांगल, ब्यास प्रोजेक्ट और हरिके बैराज को सफलता से पूरा किया गया। राजस्थान कैनाल, थेन डैम, सतलुज यमुना लिंक कैनाल और रावी तवी लिफ्ट इरिगेशन जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स भी इस नदी पर इंप्लीमेंट किए गए। इंडस बेसिन का जल विकास इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के नियमों के अधीन है। इस ट्रीटी के अनुसार ईस्टर्न रिवर्स जैसे कि रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के लिए बिना किसी रोक टोक के उपलब्ध है। साथ ही भारत को वेस्टर्न रिवर्स जैसे कि इंडस, चेनाब और झेलम से घरेलू नॉन कंजम्पटिव यूजेस, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के लिए उपयोग और कुछ विशेष कृषि उपयोग के लिए पानी लेने की अनुमति भी है। इसमें स्टोरेज वर्क्स का निर्माण भी शामिल है। तो चलिए अब बात करते हैं गंगा जी के ड्रेनेज बेसिन की। गंगा जी का उद्गमन भागीरथी के रूप में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख से होता है और देवप्रयाग में
अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा कहते हैं। अलकनंदा अपने सफर में पंच प्रयाग को निर्मित करती है। इस नदी का स्रोत सतोपंथ ग्लेशियर है और इसका संगम धौली गंगा से विष्णु प्रयाग में होता है, जो कि जोशी मठ के पास स्थित है। जिसके बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी इसमें आकर मिलती है और कर्ण प्रयाग में पिंडार, जिसके बाद रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी से अलकनंदा का संगम होता है और यहां से थोड़ा आगे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है। जिसके बाद इस पवित्र धारा को गंगा के नाम से पुकारा जाता है। जिसके बाद गंगा ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ रामगंगा हरदोई के पास गंगा जी से मिलती है और फिर प्रयागराज में यमुना, जो गंगा जी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। कैथी के पास गंगा का संगम गोमती से होता है। फिर बिहार में प्रवेश करने के बाद गंगा कई महत्वपूर्ण संगम बनाती है। रिवालगंज में घाघरा, पटना के पास सोन और कुर्सेला में कोसी गंगा से मिलती हैं। झारखंड से होते हुए गंगा जी वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। जिसके बाद गंगा का एक हिस्सा हुगली बन जाता है, जो गिरिया के पास गंगा से अलग होता है। हुगली नदी में अजय और दामोदर नदियां मिलती हैं और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा जी को ही पद्मा कहा जाता है, जहां इसका संगम ब्रह्मपुत्र और मेघना से होता है, जो मिलकर सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। आइए अब बात करते हैं गंगा जी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यमुना की, जिसका स्रोत उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुना नदी का अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी टॉन्स के साथ संगम उत्तराखंड के कलसी के पास होता है। जिसके बाद दिल्ली से गुजरते हुए ये मथुरा और आगरा तक जाती है और अपने सफर के दौरान चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी सहायक नदियों को अपने में सम्मिलित करती है। अगली नदी है चंबल। चंबल मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर डिफाइन करते हुए यमुना में मिलती है। चंबल की ट्रिब्यूटरीज में शिप्रा, पार्वती और कालीसिंध आती हैं। वहीं बेतवा का उद्गमन मध्य प्रदेश के रायसेन में होता है और माटा टीला डैम के पास उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये नदी यमुना में सम्मिलित हो जाती है। इसके बाद आती है केन, जो विंध्यास में उद्गमित होती है और पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए यमुना में जा गिरती है। वहीं सोन छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से उद्गमित होती है और पटना के पास गंगा जी में मिलती है। दामोदर झारखंड के चूल्हा पानी से उद्गमित होती है और पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। पहले इसे सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, लेकिन अब पंचेत और मैथॉन डैम की वजह से इसका जल प्रबंधन सुधर गया है। आइए अब गंगा जी में उत्तर दिशा से आती हुई सहायक नदियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली नदी है घाघरा, जिसको नेपाल में करनाली कहा जाता है, जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास मापछा छुंगो ग्लेशियर से निकलती है और सरयू बनकर अयोध्या के पास बहती है और रिवालगंज में इसका संगम गंगा जी से हो जाता है। घाघरा की दो मुख्य सहायक नदियां हैं, शारदा, जिसे काली या फिर महाकाली के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है, और राप्ती, जो नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में घाघरा में सम्मिलित होती है। अगली नदी है गंडक, जिसे नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपाल के न्यूफाइन हिम्बल ग्लेशियर से उद्गमित होती है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास बिहार में एंटर करती है। पटना के पास इसका संगम गंगा से होता है। अगली नदी है कोसी, जिसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है और ये अधिक गाढ़ की वजह से अपना मार्ग बार बार बदलती है, जिस कारणवश बिहार बाढ़ से त्रस्त रहता है। इसके साथ साथ महानंदा वेस्ट बंगाल के पगला झोड़ा वाटरफॉल से उद्गमित होती है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए बिहार के किशनगंज के पास मेची रिवर से मिलती है और फिर बांग्लादेश में जाकर गंगा में सम्मिलित हो जाती है। तो ये होती हैं गंगा जी और उनकी मुख्य सहायक नदियां। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा के ड्रेनेज बेसिन की। ब्रह्मपुत्रा का उद्गमन तिब्बत में कैलाश रेंज के पास अंगसी ग्लेशियर से होता है और तिब्बत में इसे यारलुंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी अपने सफर हिमालयाज की नमछा बारवा पीक के पास से तेज मोड़ लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में पासीघाट के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्रा का संगम दिबांग और लोहित नदियों से होता है, जिसके बाद इसे असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र असम के डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों से गुजरते हुए काफी विस्तृत और गहरी हो जाती है
और मजौली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है उसका निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सुबानसिरी है जो तिब्बत के लखपा रेंज से निकलती है और अरुणाचल और असम के बॉर्डर पर यह ब्रह्मपुत्रा में जा गिरती है। अगली है कामेंग नदी जिसका उद्गमन तवांग के पास भूटान बॉर्डर से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम के प्लेन्स में बहती है और ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले कई लश फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एरिया से गुजरती है। कामेंग वैली अपनी खूबसूरती और बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। अगली नदी है बेकी जो भूटान के हिमालय से निकलती है और असम में बारपेटा डिस्ट्रिक्ट के पास ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। असम के कुछ एरियाज में यह महत्वपूर्ण इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है। अगली नदी है मानस जिसका स्रोत भूटान के हिमालयाज में है। यह नदी अपने मार्ग में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों को सम्मिलित करती है और असम में मानस नेशनल पार्क के पास ब्रह्मपुत्रा में जा मिलती है। अगली नदी है तीस्ता जिसका स्रोत नॉर्थ सिक्किम में कांगसे और जेमू ग्लेशियर्स हैं। ये वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद बांग्लादेश के रास्ते ब्रह्मपुत्रा से मिलती है जहां से इसे जमुना कहा जाता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा का संगम एक काफी महत्वपूर्ण संगम है जो बांग्लादेश में स्थित है। अगली नदी है दिबांग जो अरुणाचल के मिशमी हिल्स से उद्गमित होती है। इसका ब्रह्मपुत्रा के साथ संगम पासीघाट के आसपास होता है। ये नदी अपने स्ट्रॉन्ग करंट्स और बिल्कुल साफ पानी के लिए मशहूर है। वहीं लोहित का स्रोत तिब्बत में है और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए कई रग्ड टेरेन्स और डीप गॉर्जेस से गुजरकर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। धनसिरी ब्रह्मपुत्रा की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो नागालैंड और असम के बॉर्डर से ओरिजिनेट होते हुए गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के पास ब्रह्मपुत्रा में सम्मिलित होती है। इसके बाद आते हैं बराक नदी पर जिसका स्रोत मणिपुर और नागालैंड के पास लियाई खुल्लेन गांव है। मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर के पास एक शार्प टर्न लेते हुए वेस्टवर्ड फ्लो करती है और असम के सिलचर से गुजरकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में यह नदी सूरमा और कुशियारा दो अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और बाद में फिर से एक होकर मेघना के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा बनती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाराद्वीपीय नदी तंत्र की जिसमें सबसे पहले है 511 किलोमीटर लंबी लूणी नदी। लूणी का स्रोत राजस्थान के अरावलीज में अजमेर के पास स्थित है जहां इसे सागरमती कहा जाता है। पुष्कर लेक के पास सरस्वती नदी से इसका संगम होता है और यहां से आगे ये लूणी के नाम से प्रचलित है। ये राजस्थान के मरुस्थल से होते हुए गुजरात के रण ऑफ कच्छ पहुंचती है जहां ये वाष्पीकृत हो जाती है और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। उथली होने के कारण ये नदी फ्लैश फ्लड्स के लिए जानी जाती है। लूणी के बाद बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती राजस्थान के अरावली से उद्गमित होती है और गुजरात के मुख्य शहरों जैसे कि अहमदाबाद और गांधीनगर से होकर अरेबियन सी में जा गिरती है। इस नदी के किनारे गांधी जी का साबरमती आश्रम भी स्थित है। साबरमती पर धरोई डैम और हतमती रिजर्वायर जैसे मेजर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं और 395 किलोमीटर लंबी साबरमती का बेसिन एरिया लगभग 21,674 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगली नदी है माही जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल से उद्गमित होती है और राजस्थान गुजरात से होकर अरेबियन सी में जा गिरती है। ये एक महत्वपूर्ण नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। माही के किनारे माही बजाज सागर डैम और कंडाना डैम हैं और इसका बेसिन क्षेत्र लगभग 34,842 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगली नदी है नर्मदा जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उद्गमित होती है और विंध्या सतपुरा पहाड़ियों के बीच एक रिफ्ट घाटी में बहते हुए गुजरात से अरब सागर के गुल्फ ऑफ खंबत में गिरती है। यह नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है और लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहलाई जाती है। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध और इंद्रावती बांध जैसे बड़े रिजर्वायर स्थित हैं जो बिजली, सिंचाई और पीने के पानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1312 किलोमीटर लंबी इस नदी का बेसिन एरिया लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां भी हैं जैसे कि हेलौं, हिरन, दूधी, शक्कर, तवा, कोल्लार और बेड़ा। अगली नदी है तापी जो मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंजेस से उद्गमित होती है और महाराष्ट्र गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है।
इस नदी पर उकाई बांध का निर्माण किया गया है और तापी का बेसिन एरिया लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह महाराष्ट्र गुजरात के कई एरियाज में पीने के पानी का स्रोत है। अगली बात करते हैं उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण नदियों की। सबसे पहले है 395 किलोमीटर लंबी सुवर्णरेखा नदी, जिसका उद्गमन रांची झारखंड के पास पिस्का नागड़ी से होता है और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होते हुए नदी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी पर चंदील डैम भी स्थित है। सुवर्णरेखा का बेसिन एरिया लगभग 19,300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगली नदी है बैतरनी, जो 360 किलोमीटर लंबी है और उड़ीसा की केओंझार हिल से अपनी यात्रा शुरू करती है। ये नदी उड़ीसा के भीतरकनिका के पास बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसका बेसिन एरिया लगभग 14,218 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अगली नदी है 480 किलोमीटर लंबी ब्राह्मणी, जो झारखंड से आती हुई शंख और साउथ कोयल के संगम से बनती है और ओडिशा से बहते हुए भीतरकनिका के पास बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। अगली है 858 किलोमीटर लंबी महानदी, जो ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के सिहावा से और उड़ीसा से फ्लो करते हुए ये नदी एक बड़ा डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। महानदी का बेसिन लगभग 1,41,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सेवनाथ और हसदेव महानदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। अगली नदी है 165 किलोमीटर लंबी ऋषिकुलिया, जिसकी शुरुआत होती है पूर्वी घाट में दरिंगबदी हिल से और गंजम डिस्ट्रिक्ट से यह नदी बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। इसका बेसिन क्षेत्र लगभग 10,830 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसके बाद आते हैं 254 किलोमीटर लंबी वंशधरा पर, जिसकी शुरुआत होती है उड़ीसा के काला हांडी से और मुख्य रूप से उड़ीसा में बहते हुए नदी आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और कलिंगपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का बेसिन क्षेत्र लगभग 8,570 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। आइए दोस्तों और दक्षिण में प्रस्थान करते हैं और बात करते हैं 1465 किलोमीटर लंबी दक्षिण गंगा की। जी हाँ, गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी भारत की सबसे लंबी पाराद्वीपीय नदी है, जिसका स्रोत महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। गोदावरी अपने मार्ग में गंगापुर और सोमेश्वर जैसे वाटरफॉल्स का निर्माण करती है। इसका संगम कई सहायक नदियों जैसे पूर्णा, मंजिरा, वर्धा, पैनगंगा, वाईगंगा, परनहिता, इंद्रावती और सबारी से होता है। गोदावरी आंध्र प्रदेश में डेल्टा द्वारा बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। गोदावरी की ही सहायक नदी पूर्णा का स्रोत महाराष्ट्र के अजंता हिल्स में लोकेटेड है, जो विदर्भा और मराठवाड़ा के क्षेत्रों से होकर गोदावरी की सहायक नदी के रूप में परभनी जिले में मिलती है। अगली सहायक नदी मंजिरा है, जिसका स्रोत महाराष्ट्र की बालाघाट रेंज में है। मंजिरा का मार्ग तेलंगाना के कुछ प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरता है और निजाम सागर डैम और सिंगूर डैम जैसे प्रोजेक्ट इस पर बने हुए हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मंजिरा सिंचाई और पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं वर्धा नदी महाराष्ट्र के सतपुरा हिल्स से उद्गमित होती है और ये अपने मार्ग में कई छोटी बड़ी नदियों को सम्मिलित करती है, जैसे कि पैनगंगा, जिसका स्रोत अजंता हिल्स में स्थित है। अगली सहायक नदी है वाईगंगा, जिसका स्रोत मध्य प्रदेश के मुंडारा में स्थित है और यहां से ये नदी महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा के आसपास के क्षेत्रों के लिए पीने के पानी और सिंचाई का मुख्य स्रोत है। वाईगंगा की कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं, जैसे कि काहनन और पिंच। वाईगंगा का संगम वर्धा से गढ़चिरौली में होता है, जिसके बाद इस संयुक्त धारा को परनहिता कहा जाता है, जो कालेश्वरम में गोदावरी में जा गिरती है और यहीं कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का विकास चल रहा है, जो सिंचाई और पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण है। गोदावरी की अगली सहायक नदी है इंद्रावती, जिसका स्रोत ओडिशा के दंडकरण्या पहाड़ियों में स्थित है और ये अपने मार्ग में घने जंगलों से होकर गोदावरी में सम्मिलित हो जाती है। इसी तरह से साबड़ी रिवर का स्रोत उड़ीसा के पूर्वी घाट में स्थित है और ये भी गोदावरी की एक मुख्य सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा बनाते हुए आंध्र प्रदेश के कुनावरम में गोदावरी में सम्मिलित हो जाती है। गोदावरी नदी का बेसिन इन सभी सहायक नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा में 3,12,812 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और दक्षिण में चलते हैं और बात करते हैं कृष्णा की, जिसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये एक महत्वपूर्ण पाराद्वीपीय नदी है, जो महाराष्ट्र के शियाद्री में स्थित महाबलेश्वर से उद्गमित होती है। कृष्णा अपने सफर में कई प्रमुख सहायक नदियों जैसे कोयना, भीमा, तुंगभद्रा और मालप्रभा से मिलती है।
कर्नाटका में कृष्णा पर अलमती डैम और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर नागा अर्जुन सागर डैम स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े रिजर्वॉयर में से एक है। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास स्थित है और यह क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी भीमा है, जो महाराष्ट्र के शियाद्री के भीम शंकर से उद्गमित होती है और यह महाराष्ट्र और कर्नाटका के कई क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं कृष्णा के साथ भीमा का संगम होता है कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा पर, जिसे संगम कहा जाता है। भीमा की महत्वपूर्ण सहायक नदी मूल मुठ्ठा है, जिसके किनारे पुणे शहर बसा है। कृष्णा की अगली ट्रिब्यूटरी है पंचगंगा, जो महाराष्ट्र के शियाद्री से उद्गमित होती है और कोल्हापुर से गुजरती है, जहां गन्ने की खेती के लिए नदी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली नदियां हैं घाट प्रभा और मालप्रभा। ये कृष्णा की दो और सहायक नदियां हैं, जो पश्चिमी घाट से उद्गमित होती हैं और कृष्णा में सम्मिलित हो जाती हैं। दक्षिण में कृष्णा की सबसे मुख्य सहायक नदी है तुंगभद्रा, जो तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है और कर्नाटका के गंग मूल हिल्स में वेस्टर्न घाट से उद्गमित होती है। तुंगभद्रा अपने सफर में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्रों से निकलती है, जैसे कि हम्पी। इसके साथ साथ तुंगभद्रा डैम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों को पीने का पानी और बिजली में योगदान देती है। यह कृष्णा की मुख्य सहायक नदी है और अपने रास्ते में कई महत्वपूर्ण शहरों को सपोर्ट करती है। कृष्णा की अगली महत्वपूर्ण सहायक नदी मूसी है, जो तेलंगाना के अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है और हैदराबाद के मध्य से गुजरती है। मूसी के किनारे हिमायत सागर और ओस्मान सागर जैसे रिजर्वॉयर बने हुए हैं, जो हैदराबाद के पीने के पानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मूसी नदी आज प्रदूषण के कारण काफी प्रभावित है। तो कृष्णा नदी का बेसिन अपनी सभी सहायक नदियों सहित महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों में 2,58,948 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगली नदी है कावेरी। कावेरी भारत की एक महत्वपूर्ण पारद्वीपीय नदी है, जो कर्नाटका के कोडागु जिले में ताल कावेरी से उद्गमित होती है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी कावेरी अपने सफर में कई प्रमुख सहायक नदियों जैसे हेमावती, सिमशा, अर्कावती और भवानी से सम्मिलित होती हैं। कर्नाटका में कावेरी पर कृष्ण राजा सागर जैसी बांध स्थित है, जो इस क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तमिलनाडु में स्थित मेत्तूर डैम भी इस नदी पर एक प्रमुख रिजर्वॉयर है, जो तमिलनाडु के कोयम्बतूर और सालम जैसे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रीजन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु के नागपट्टनम और कराईकल के पास स्थित है और यह क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है भवानी और अमरावती, जो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट से उद्गमित होती है। वहीं सिमशा और हेमावती भी कावेरी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कर्नाटका में कावेरी में सम्मिलित होती है। वहीं हेमावती पर गोरूर डैम स्थित है, जो हसन और मैसूर के कई क्षेत्रों में इरिगेशन और वाटर स्टोरेज के लिए उपयोगी है। अर्कावती कावेरी की एक और मुख्य सहायक नदी है, जो कर्नाटका के नंदी हिल्स से निकलती है और बैंगलोर रीजन में फ्लो करते हुए कावेरी में जा गिरती है। कावेरी नदी का बेसिन अपनी सभी सहायक नदियों के सहित कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के राज्यों में 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कावेरी और कृष्णा नदी के बीच 3 और महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, जिसमें से पहली है पेन्नार, जिसे पिनाकनी भी कहा जाता है, और इसका उद्गमन कर्नाटका के नंदी हिल्स से होता है। यहां से आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बहती है और इस पर सोमासिला डैम और गंडी कोटा डैम स्थित है। साथ ही साथ ये नदी गंडी कोटा गॉर्ज का निर्माण भी करती है, जिसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। इसके बाद ये नदी नेल्लोर के पास बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का बेसिन कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगभग 55,213 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगली नदी है पल्लार, जिसका उद्गमन नंदी हिल से होता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से गुजरकर ये नदी अपनी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त करती है। इसका प्रमुख प्रवाह तमिलनाडु में होता है, जहां इस नदी पर पल्लार डैम स्थित है। पल्लार का बेसिन लगभग 17,871 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है। अगली नदी है पोनियार, जिसे थेनी यानी कि साउथ पेन्नार भी कहा जाता है।
कर्नाटका के नंदी हिल्स से उद्गमित होकर ये नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है। इसका बेसिन लगभग 16,019 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के कई क्षेत्रों को कवर करता है। अगली बात करते हैं वगई नदी की, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है, जो तमिलनाडु के वारुसनाडु हिल्स में वेस्टर्न घाट से उद्गमित होती है। ये नदी तमिलनाडु के कई डिस्ट्रिक्ट जैसे कि थेनी, दिंडुगुल, मदुरई से गुजरकर रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वगई के किनारे प्रमुख शहर मदुरई स्थित है और इसका बेसिन लगभग 7,741 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद आते हैं केरला पर और बात करते हैं भारतपुजा नदी की, जिसे नीला नाम से भी जाना जाता है। ये नदी केरला की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गमन तमिलनाडु के अन्नामलाई हिल्स से होता है, जिसके बाद ये केरला के मालाबारी क्षेत्रों में बहती है। भारतपुजा का बेसिन एरिया लगभग 6,186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आते हैं केरला की लाइफलाइन कही जाने वाली पेरियार पर, जो वेस्टर्न घाट्स के शिवगिरी हिल्स में उद्गमित होती है। इस नदी पर पेरियार और इदुक्की जैसी डैम्स स्थित हैं। इसका बेसिन लगभग 5,398 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे केरला की सबसे बड़ी नदी बनाता है। इसके बाद आते हैं पंबा नदी पर, जिसे दक्षिण भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है और ये केरला के वेस्टर्न घाट के पुलाची मलाई हिल से ओरिजिनेट होती है। इसी नदी के किनारे पर साबरीमाला मंदिर स्थित है। पंबा पर कई प्रमुख रिजर्वॉयर्स और डैम्स भी हैं, जैसे कि काक्की डैम। इसका बेसिन लगभग 2,235 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये होते हैं भारत के सभी मुख्य बेसिन। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें भारतीय नदी परिषद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।